बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। हमारे इस शो में सरकर्दा हॉकी के खिलाड़ी जो हैं गुज़िश्ता प्रोग्रामों में उम्मीद थे, और अच्छा ये हुआ कि मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से जो हॉकी फेडरेशन में एक इंतशार था वो खत्म हुआ, और ईपो में यानी मलेशिया में जो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट है उसमें पाकिस्तान की कई बरस के बाद एक शानदार परफॉर्मेंस देखने में आई है। और जिन लोगों का इस हॉकी में बड़ा स्टेक है वो लोग हैं जो कि मैदान में इस वक्त मसरूफ अमल हैं। वो लोग हैं जो ओलंपिक की सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं। उनमें एक नुमाया नाम जो है वो खालिद जुनैद साहब का है। बाय ऑल मीन ये हमारे लिए बड़े मोतबर हैं। इनसे बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में फाइनल में वो कहते हैं ना, हमारे हिस्से की बारिश किसी और छत पे बरस गई, लेकिन बहुत खूब खेली हमारी टीम। देखकर अच्छा लगा कि फिजिकली मेंटली स्ट्रांग थे। इस जीत के बाद पाकिस्तान को ओवरऑल कहां जाता वो देख रहे हैं हॉकी के मैदान में? भाई साहब, एक तो कोई शक नहीं है कि कौम को खुशी हुई और हॉकी नजर आई हर चैनल पे, हर घर में, हर गली में, मोहल्ले में। तो मैं समझता हूँ ये वो चीज है जिससे लोगों के अंदर हॉकी का जुनून दोबारा पैदा होगा। और ऑब्वियसली फाइनल जो मैं समझता हूँ कि नहीं हम जीत सके, उसमें अल्लाह की एक रजा होती है। और डेफिनेटली बच्चों ने जितनी मेहनत की है और जो सर्कमस्टांसेस थे उसमें फाइनल खेलने में मैं समझता हूँ कि इससे बढ़ के है, और इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। और ऑब्वियसली बच्चों के अंदर जो एक तजीराई हो रही है मुल्क के अंदर, इस तजीराई के बदले में बच्चे परफॉर्म करेंगे। मैं ये समझता हूँ सूरत हाल में राना मशहूद साहब ने बड़ा पिवटल रोल प्ले किया है। अगर मुझे मिले तो मैं तो उनको गुलदस्ता पेश करना चाहूंगा, क्योंकि इतनी तकलीफ से खबरें आती थी, बड़ा दुख होता था। एक सतह पर आपने हॉकी खेली, हम हर शख्स किसी जमाने में हॉकी खेला करता था, मैं भी खेलता रहा हूँ। तो अब जब ये देखा कि हमारी हॉकी वर्कर सामने आ रही है और उसमें हुकूमत तमाशाई भी बनी, बल्कि हुकूमत ने अपना मस्बत किरदार अदा किया है। ये सबसे पहले आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि राना मशहूद साहब का जो रोल है इस गेम को बचाने में, और ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब की एक अपनी जाती विजन है, उन्होंने ये जिम्मेदारी राना साहब को सौंपी। और राना साहब ने बड़ी खुश उसलूबी से अपनी एक कमेटी बना के इस टीम को मैं समझता हूँ कि बड़े वीआईपी तरीके से मलेशिया पहुंचाया। और आप देखिए उन्होंने बहुत ही वीआईपी तरीके से उनका इस्तेमाल भी किया, और पूरे पाकिस्तान में उनकी जो सीएम साहबा ने कल हौसला अफजाई की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो ये सारे मामले समझता हूँ राना मशहूद साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन के तहत जो है ना इम्प्लीमेंट किए। और जगह नेक नीति जब होती है तो उसमें अल्लाह की रजा भी आती है, गुड लक भी आती है, और प्लेयर परफॉर्म भी करते हैं। तो जो दूसरी बात आपने की है, मैंने जैसे पहले भी कहा, तो देखें जो विक्ट्रीज होती है ना, ये सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस देती। कॉन्फिडेंस वी आर लैकिंग एज ए नेशन, कि हम ड्राइव करते हुए हम तो इशारे पे रुकना नहीं चाहते, लाइन में लगना नहीं चाहते, ये वो चीजें हैं कि जब आपको विक्ट्रीज आती है तो आपकी इंडिविजुअल जो सेल्फ मोटिवेशन है वो आपको मिलती है, और आप उसके अगेंस्ट अपने वल्नरेबल्स के ऊपर वर्क करते हैं, टू गेट मोर कॉन्फिडेंस, फिर आप परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने बात की हमारी अटैकिंग स्ट्रेटजी की, बिल्ड अप की, 20 कॉर्नर्स की, जब इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस से फोकस होता है तो याद रखें तब टीम बनती। अब इस टूर्नामेंट के हवाले से आपका एक्सपर्ट ओपिनियन मिलना चाहूंगा। देखिए, कनाडा, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, ये नामी ग्रामी टीमें हैं। ठीक है, इसमें जर्मनी नहीं है या हॉलैंड नहीं है या भारत नहीं है, लेकिन ये कोई मामूली टीम नहीं है। इनका पस मंजर है इंटरनेशनल हॉकी में। पाकिस्तान का तो पस मंजर सबसे ज्यादा तगड़ा है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की, ये जो ये मामूली नहीं है, सब हम हाथ में आ रहे हैं। लेकिन बात देखें, कोरिया में हमें जीत रहा था, हमें न्यूजीलैंड में भी क्वालिफायर राउंड में हराया है। ये एक आला परफॉर्मेंस है। इस सब लोगों को इसको सोचना चाहिए कि कई लोग बात करते थे कि टीमें ठीक नहीं है, जूनियर टीमें, नेशनल कलर पहन के टीम आती है ना, वो नेशनल टीमें होती है, और ये बच्चों की नेशनल बहुत बड़ी है। और दूसरी चीज, ये नो डाउट हमेशा हमारे जो बच्चे खेलने गए हैं ये तो बड़ी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में नहीं गए, तो मेनी थिंग्स, मेनी एलिमेंट्स आर मिसिंग। अब वो एलिमेंट्स ऑलरेडी जो है ना वो कन्वे कर दिए गए टू दी हाईएस्ट लेवल,
एंड आई बिलीव कि इंशाल्लाह जो भी मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में देखा है थ्रू राना मशहूर साहब और उनकी पूरी टीम के अंदर, तो बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे प्लेयर्स को प्रोफेशनली ट्रीट किया जाएगा। और ये जो नेशनल खेल जो लूबा जवाल थी पिछले 30 साल से, मैं समझता हूँ कहते हैं तो इसकी सुनी गई है। और इंशाल्लाह ताला हम भी कहते हैं कि ग्राउंड से निकलेंगे नहीं, ग्राउंड में रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे और ये जो प्लेयर्स हैं इसी तरह मैच ठीक करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इंस्टीट्यूशन को तगड़ा होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड अबव ऑल फाइनेंशियली, और प्लानिंग ज़ाहिर है कि ये मनसूबा साजी जो भी PHF में बैठेंगे वो प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये करना होगी। और ये ज़ाहिर है कि तभी होगी बैकअप हो रिसोर्सेज का। वैसे देखिए मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ, कभी भी स्टेक होल्डर्स के बगैर कोई चीज प्रमोट नहीं होती है। आप जितना मर्जी अकेले फेडरेशन लगे जोर लगाते रहे या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री लगाती रहे या स्पॉन्सर लगाते रहे, स्पॉन्सर को भी प्लेटफॉर्म चाहिए, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी चाहिए। दिस इज द टाइम टू सिट टुगेदर और चार्ट आउट द प्लान टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ नेशनल स्पोर्ट। और आई बिलीव वी हैव वंडरफुल टैलेंट एवरीवेयर इन पाकिस्तान। अगर हम उसको जूनियर लेवल पे कैटर कर लें एंड फोकस ऑन 27 वर्ल्ड कप जो 27 में जूनियर वर्ल्ड कप होने जा रहा है, हम उसकी टीम को आज ही से तैयारी शुरू करवा दें और उसको सारा फोकस जो है ना थ्रू फेडरेशन या फेडरेशन को कॉन्फ्रेंस में लेते हुए गवर्नमेंट उसको ऑन करे। तो मैं मतलब ये टीम तो अलग देख सकता हूँ, लेकिन मैं बड़े मकसूद से कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है उस जूनियर वर्ल्ड कप में 50 स्टैंड पे हो। जनाब ख्वाजा जुनैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने स्पोर्ट्स मैगजीन के लिए हमारे जो सामीन हैं उनके लिए बड़े ग्रां कदर ख्यालात जो है वो पेश किए। थैंक यू वेरी मच। ये थे ओलंपियन ख्वाजा जुनैद। सामीन कराम, क्रिकेट में आजकल बड़ी सरगर्मी है। हाल ही में पाकिस्तान में 2-1 से आयरलैंड को T20 सीरीज में शिकस्त दी है। पाकिस्तान पहला मैच हार गया, उस पर बड़े लेदे भी हुई। पाकिस्तान की अब 22 मई से इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की T20 सीरीज शुरू होने वाली है। दरमियान में कुछ खबरें ऐसी हैं जैसे कि जो टीवी प्रोडक्शन है आयरलैंड के दरमियान जो सीरीज हुई थी वो बिलो स्टैंडर्ड थी, इस पर बड़े लोग बातें कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग से 4 इंग्लिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर और दोबारा इंग्लैंड चले गए हैं और वहां पर वो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में हिस्सा लेंगे, यानी कंट्री फर्स्ट वाली बात है। इस पर सुनील गावस्कर ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके अलाउंसेज या इनकी जो फीस है या कॉन्ट्रैक्ट है इस पर नजरसानी होनी चाहिए या इसको आइंदा के लिए इनके खिलाफ कोई स्टर्न एक्शन भी होना चाहिए। ये हम बड़े ऊंची सतह की बातें हैं, इस पर बात करेंगे तारिक कुरैशी साहब से जो कि साबिक क्रिकेटर हैं, उसके अलावा ये DG स्पोर्ट्स पंजाबी रह चुके हैं और एक कामयाब सिविल सर्वेंट भी हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक कुरैशी साहब, पहले ये बताइए कि आयरलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, एक चीज है कि हमने बड़े बड़े स्कोर करा लिए 193 178। देखिए हमारी ट्रेडिशनली जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो था हमारी बॉलिंग और उसमें स्पेशली जो फास्ट बॉलिंग है वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। ओवर द इयर्स आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें पाकिस्तानी फास्ट बॉलर एक्सेल करते थे जी। वो हमें कहीं नजर नहीं आ रही, जैसे कि यॉर्कर जो है ये इनसे बेहतर कोई दुनिया में यूज नहीं करता था। ठीक। अब आप देखिए कि आप इसी सीरीज में देख लें, इसे पीछे उठा के देख लें, इनको आई डोंट नो कि क्या रीजन है, इनको ट्रेनिंग का कोई इशू है या अदरवाइज एबिलिटी का इशू है। यॉर्कर्स आपको बहुत ही कम मिलेंगे, जबकि आखिरी ओवर्स में अगर अच्छे आप यॉर्कर्स करेंगे तो आपका स्कोर रुकेगा, अदरवाइज तो किसी भी जगह पे वो बैट्समैन होते हैं वो एग्रेसिव मोड में होते हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। ठीक। एक तो ये सेकंड जो है इस करंट सीरीज के हवाले से जो आपने बातें की, देखें ये थ्रू आउट हम लोग एक्सपेरिमेंट मोड में जा रहे हैं। अभी चंद दिनों के बाद आपका वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है और अभी हम स्टिल अभी हमारी फाइनल फॉर्मेशन आप नहीं कह सकते कि कौन सी है। और ये अभी जो रिसेंट जो इस टूर पे आप टीम लेके गए हैं उसमें मुझे अच्छे प्लेयर्स आप पीछे ड्रॉप करके और आप वो लोग लेके गए हैं जिन्होंने नहीं खेलना, जैसे कि हसन अली है। अब ओवर द ईयर उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, ही नेवर परफॉर्म्स। और बाबर आए हैं और वो साथ ही बैक
हसन अली, ठीक। और उसको मैच भी मिल गया। हमें हर मैच जो है, हम प्रैक्टिस मैच समझ के क्यों खेलते हैं कि जी इसमें हमने तजर्बा करना है, और हमने हर मैच जो है पाकिस्तान खेल रहा है, ये रिकॉर्ड पे आ रहा है, ये डॉक्यूमेंटेड मैच है, इससे आपकी रैंकिंग बनेगी, आपकी रैंकिंग खराब होगी। तो आप ये क्यों तजर्बे इतने कर रहे हैं? जब आपने तजर्बा करना है तो आप डोमेस्टिक में कर लें, चाहे TSL में कर लें। जब आप इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं तो आपको हमेशा अपने फुल स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए, तजर्बे नहीं करने चाहिए। और स्पेशली अभी चंद दिनों बाद आपका वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है और अभी आप उसी मोड में हैं। ये सीरीज खत्म हो गई, इसकी जो सबसे एक तकलीफदेह बात थी, जो वो हमारा टेलीविजन देखना था, रेडियो ब्रॉडकास्ट तो होनी नहीं थी। अब टेलीविजन ब्रॉडकास्ट थी, उसके बारे में काफी लेबे हुई है, और ऊपर के लोगों ने लेबे की है कि वो कैमरा ज़ाहिर है कि पता नहीं कि रेजोल्यूशन स्लो थी, रिप्लेज नहीं थे, DRS नहीं था। तो क्या ये जिम्मेदारी क्रिकेट आयरलैंड की थी, या PCB को इस सिलसिले में कुछ एंटिसिपेट करना चाहिए था? देखें, ये जिम्मेदारी जिसकी भी थी, पाकिस्तान की जो एक दुनिया के टॉप जो है 3-4 टीमों उसमें ये रहे हैं, और अभी भी हैं, मोर और लेस टॉप 4-5 में है। ये एक स्टैंडर्ड है। वर्ल्ड कप साहब का हम 2 जीत चुके हैं। ये इसमें टेस्ट में पहला जो टॉप रैंकिंग भी हम रख चुके हैं, और इस वक्त भी मतलब इट्स अ फोर्स टू रेकन। अब आप देखेंगे ये जिस लेवल की वहां पे थी, DRS आपका नहीं था, आपको बॉल नहीं मिल रही थी कैमरे वाले को। उसके बाद अंपायरिंग जो आपने देखी, किस तरह के कई अजीब डिसीजन थे। और फिर मतलब आप थर्ड अंपायर तो रेफर कर ही नहीं सकते जब आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। इससे बेहतर जो कवरेज है वो हमारी डोमेस्टिक में होती है। इवन जो कराची के जो टेप बॉल के नाइट मैचेस होते हैं, उसमें जो कवरेज है वो इसका मेयार इस सीरीज से बेहतर था। और ये आप एक इंटरनेशनल करते हैं, इसमें किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज नहीं होना जी। तो किसी सूरत भी इसको हमें लाइटर मोड में नहीं जाना चाहिए। कोई भी मैचेस जो आपके हैं। जनाब तारिक कुरैशी साहब, पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में इंडियन मीडिया और इंडिया के जो कुछ एक्सपर्ट भी हैं फॉर्मर क्रिकेटर, वो बात करते हैं। अब देखिए, लिविंगस्टोन चले गए, जॉश बटलर चले गए, टॉपले चले गए, और फिर विल जैक चले गए। ये अच्छा खासा धचका है। इस पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है सुनील गावस्कर ने, और उसके साथ साथ सुनील गावस्कर को रिस्पॉन्ड करते हुए जो इंडियन पब्लिक है उसने ये कहा है कि नहीं, कंट्री इज फर्स्ट। तो आप क्या समझते हैं कि ये किस किस्म की अरेंजमेंट होगी कि वो 4 खिलाड़ी जो हैं वो छोड़कर तो दोबारा आगे इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए? देखें, बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखें, IPL के थ्रू इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर दिया गया, और इसमें सियासत लेके आए हैं, और बड़ी नेगेटिव और गंदी सियासत जो है। और इस केस में आप देखिए कि अपकमिंग वर्ल्ड कप है, उनके नेशनल टीम उन्होंने अपनी बनानी है, तो वो प्लेयर्स उन्होंने ठीक किया, वापस गए हैं। और अगर किसी ने उस पर क्रिटिसाइज किया तो बिल्कुल गलत किया है, चाहे वो सुनील गावस्कर है या कोई भी है, कि क्यों वो अपने वो जो उन्होंने इंटरनेशनल एक टूर्नामेंट है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें उसकी तैयारी के लिए अपनी टीम का हिस्सा बनना है, तो वो उसको छोड़ के और एक डोमेस्टिक जो IPL बेसिकली इट्स अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट फॉर इंडिया। आप जो खुद बैट्समैन रहे हैं, मुझे ये बताएं कि एक जो पावर हाउस है बैटिंग का इंग्लैंड का, जिसमें बटलर है, बेस्टो है, ब्रोक है, डकेट है, सॉल्ट है, हमारा जो पावर प्ले के और पावर प्ले के बाद जो हमारी जो पावर हिटिंग है, उसको देखते हुए अगरचे इंग्लैंड की जो मुल्क से बाहर जो सीरीज है उन्होंने अच्छी नहीं खेली, पाकिस्तान के खिलाफ वो सीरीज जीत के एक बड़ा ग्लोबल इवेंट भी अचीव कर उन्होंने जीता। आप कैसे इन 4 मैचों की जो आने वाले हैं इस महीने की 22 तारीख से 22 मई से शुरू होने हैं, आप कैसे मुकाबले की तवक्को कर रहे हैं? देखिए, बहुत एक तो चीज क्लियर है कि क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गई है। इवन T20 5 साल पहले और थी, अब और है। अब आपको 200 जो है दैट इज द मिनिमम यू रिक्वायर, अगर आपने सेफ जाना है तो, और वो भी सेफ नहीं है 100%। 70-80% आप सेफ होते हैं 200 करके। हमारा जो है इस वक्त बैटिंग स्टाइल है वो 5 साल पुराना है। आप जो ऊपर वाले हमारे बैट्समैन है, बाबर है और रिजवान है, वो इस हिसाब में खेल रहे हैं कि अगर वो 10 ओवर तक सस्टेन करते हैं तो आपकी टीम 200 स्कोर नहीं कर सकेगी। यानी पहले 6 ओवर में अगर आप 50 करेंगे तो फिर अगले 14 ओवर में आप 160 नहीं, 150 नहीं कर सकते। अब मैं आपको थोड़ा ये चाहूंगा कि बॉलिंग वसाइल भी उनके देखिए ना, जिसमें वुड है, जिसमें जोफ्रा आर्चर हैं, क्रिस जॉर्डन है,
तो आदिल रशीद स्पिन में जा रहा है कि उनका बड़ा गेंद घूमता है, तो क्या बड़ा आसान तो नहीं होगा हमारे लिए? इट्स डिफिकल्ट टास्क है। देखिए, आपने वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेलने जा रहे हैं, डिफिकल्ट होगा वो तो, लेकिन चैलेंज यही है ना, आपने वर्ल्ड कप अगर खेलना है तो आप जीतने के लिए जा रहे हैं। तो जब जीतना है आपने, तो आपको तमाम बड़ी टीमों के साथ खेलना पड़ेगा, और आपको स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपने 200 प्लस हर मैच का आपका टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर नहीं करेंगे, अगर 200 के लिए नहीं जाएंगे, तो 160-70 पे आपको बड़ी टीमें नहीं जीतने देगी। बहुत शुक्रिया। अब बहुत से सवालात थे और आपसे और भी गुफ्तगू हो सकती थी। जनाब तारिक कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया जनाब। ये थे जनाब तारिक कुरैशी। सामान्य कराम, हमारे गुज़िश्ता प्रोग्रामों में आपने क्रिकेट कमेंट्री के हवाले से दो मारूफ कमेंटेटर्स की गुफ्तगू सुनी। पहले जनाब रेहान नवाज साहब और फिर जनाब तारिक रहीम साहब। हमने ये महसूस करते हुए कि आपकी तरफ से मुसलसल इस चीज की फरमाइश थी कि जो मारूफ कमेंटेटर्स हैं उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी रखा जाए। आज हमारा जो हुस्न इंतखाब है वो तारिक सईद है। तारिक सईद जो है ये उर्दू के इस वक्त सबसे मारूफ कमेंटेटर हैं। ये हम वक्त रेडियो पर और टेलीविजन पर कमेंट्री कर रहे हैं। इनका अगरचे सफर को बहुत ज्यादा तवील नहीं है, लेकिन इन्होंने सरतोड़ कोशिश करके अपना एक अलग मुकाम बना लिया है। रेडियो पाकिस्तान से इन्होंने अपने कमेंट्री का सफर शुरू किया और फिर ये मुख्तलिफ चैनल्स पर मुल्क में और मुल्क से बाहर कमेंट्री करते रहे और कर रहे हैं। आइए इनसे कुछ दिलचस्प सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम राजा साहब। तारिक, आपने मेरे सामने तरक्की की बरादर तय की और बहुत अच्छा लगा कि एक खुशगवार इजाफा हुआ उर्दू कमेंट्री के सिलसिले में आपकी जब आमद हुई। ये कमेंट्री मुझे कुछ अंदाजा है कि कब आपने शुरू की और किस तरह आपका आगाज हुआ? देखिए राजा साहब, कमेंट्री जो है वो आगाज तो मेरा जो आप दोस्त थे इनके साथ ही हुआ, लाहौर रेडियो से जी। और शुरू में मैंने यहाँ पे जिस जमाने में मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो उस वक्त वहाँ कॉलेज में जो फेस्टिवल मैचेस होते थे या एफसी कॉलेज में लाहौर में, तो वहां से ये तबाह आजमाई वो कभी कभार कर लिया करते थे। बाद में एक यहाँ टूर्नामेंट हुआ था, ये बागे जनाब है जो पाकिस्तान फॉर्मर कहते हैं रमीज राजा, ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। ये अर्ली 90s की बात है जब पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन था। तो वो रमजान का फ्लड लाइट टूर्नामेंट था, तो उसमें लाहौरियों ने बड़ी बढ़ चढ़ के शमूलियत की थी और तो एक नया एक्सपेरिमेंट था। व्हाइट बॉल के साथ रात को मैचेस खेले गए कलर क्लिप्स के साथ। तो ये वहां पर मुझे एक मौका मिला और उसके बाद फिर वो रेडियो की तरफ आना हो गया। तो बस ये कुछ इसी तरह का ही रहा है। अच्छा, जैसे मैं अपने घर में, हमारे घर में एक पुराना रेडियो होता था, मैं बचपन में सुनता था कि मेरे फादर सुबह सुबह रेडियो ऑस्ट्रेलिया लगा लेते थे, तो इस तरह कमेंट्री सुनते थे। और मुझे वो याद है वो शॉर्ट पे की जो वेव्स हैं, कभी ऊपर होती थी नीचे होती थी, बड़ी क्लियर वॉइस होती थी। और ये सारा देखा, फिर घर में एक माहौल था, ये इम्तियाज अहमद, मन्ने खान वगैरह, ये और फिर जमील राना साहब हमारे घर आया करते थे। और वालिद साहब से उनकी पुरानी वाबस्तगी थी रेडियो की वजह से और क्रिकेट की वजह से। आपको लाहौर से पहले तो ज़ाहिर है कि आपका ताल्लुक गालिबन उखाड़ा से है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको क्रिकेट का माहौल घर में मिला होगा और उसने आपको इंसाइटमेंट दी होगी, तो उस बारे में बताइए। हाँ, घर में हमारे भी यहाँ भी रेडियो था बचपन में। तो मेरे वालिद साहब जो है वो क्रिकेट के फॉलोअर नहीं थे, जबकि वो पीबीसी और दूसरे जो हालात प्रोग्राम है वो सुना करते थे। तो आमतौर पर सुबह उठते वक्त जो पहली आवाज है वो रेडियो की हम सुनते थे। आमतौर पर उस वक्त जहानुमा या इस तरह का प्रोग्राम पे हो रहा होता था। तो लेकिन घर में हमारे पढ़ाई लिखाई का माहौल था। और फिर उसके बाद ये क्रिकेट जो है, दरअसल हम जिस जनरेशन से हमारा ताल्लुक है, क्रिकेट उस वक्त काफी पॉपुलर हो रही थी। लाहौर कराची के बाहर जो शहर है, जैसा मैं रिनाला खुद में था, रिनाला तो लाहौर तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। तो हमारा शहर में एक अपना भी एक स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था, क्योंकि वो थोड़ा सा इंग्लिश कल्चर होने की वजह से वहाँ पर नीचे किसान रिनाला स्टेट की वजह से तो हॉकी क्रिकेट वगैरह का था एक वहाँ पर
बैकग्राउंड भी लोकल, क्योंकि हमारे कुछ ओलंपियंस थे जो पार्टीशन ऑल इंडिया से खेले थे, तो सैयद जाफर हुसैन जिनके नाम पे सबसे बड़ा स्कूल का हॉकी का टूर्नामेंट होता है जाफर में पूरे, तो उससे हट के, क्योंकि वो हॉकी और क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का बड़ा उरूज का दौर था, तो ये हो ही नहीं सकता था कि किसी भी घर में वो स्पोर्ट्स का जो उस वक्त बच्चे बड़े हो रहे थे उनको शौक ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास चैंपियंस थे, हीरो थे स्पोर्ट्स में, जहांगीर खान थे उस जमाने में, इस तरह हॉकी में हसन सरदार थे। पाकिस्तान हॉकी में हर तरह का चैंपियन था, सारे ग्रैंड स्लैम मुकम्मल किया हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। और अब तारिक ये हम देख रहे हैं कि आजकल अजलान शाम के फाइनल में जब पाकिस्तान ने जापान के साथ मतलब नबल आजमा हुआ पाकिस्तान, तो एक अच्छा मुकाबला भी हुआ, क्योंकि वैसे तो हम डोमिनेट कर गए थे, लेकिन फिर वो जो एक नागवार सी सूरत हाल होती है 20 शूट आउट्स की, उसके बाद फिर पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ। बहरहाल एक फिर लगता है कि शायद हमारी मेरे पास ग्लोरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो वापस लौट आएगी। तारिक ये बताए कि आजकल जो उर्दू कमेंट्री के हालात हैं आप देख रहे हैं, जरा बताइए कि मैं तो बड़ा पुरुद हूं, मुझे लगता है कि इसने तरक्की भी की है, तरक्की भी की, और उर्दू कमेंट्री को बड़ी फौकियत दी जा रही है और लोग बढ़ चढ़ कर उर्दू कमेंट्री में हिस्सा भी ले रहे हैं और ब्रॉडकास्ट भी हो रही है। इसके अलावा पंजाबी कमेंट्री भी शुरू हो गई है। तो हाउ यू सी द क्रिकेट एडवांसिंग, हाउ इट इज गेटिंग मोर पॉपुलर, ये जो हमारी नेशनल लैंग्वेज की वजह से? उर्दू कमेंट्री का तो पाकिस्तान में ये क्रिकेट को मकबूल बनाने में, हॉकी को एक आम आदमी का खेल बनाने में ये बड़ा हाथ रहा है शुरू से ही। और ये 70s में जब कमेंट्री शुरू हुई थी तो दरअसल वहीं से जो एक आम आदमी है, जो देहात है, गांव गोट है, वहां पर लोगों को किस खेल की सही समझ आना शुरू हुई थी। तो उर्दू कमेंट्री का इसमें कोई शुबा नहीं कि पहले तो बिल्कुल हम सुनते थे कि थोड़ी देर के लिए होती थी, शायद 1 घंटे में या टॉप ऑफ द आवर तो 5 मिनट के लिए, तो जब मुनीर साहब को 5 मिनट मिलते थे। लेकिन बाद में जब वो इंडिया पाकिस्तान की यहाँ पर टेस्ट सीरीज हुई तो उस वक्त जो हमारे सरबराह मुमलकत थे उस दौर की उनको दरख्वास्त की गई, तो उसके बाद 50-50 वो उर्दू और अंग्रेजी दोनों को वक्त मिलने लगा। तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि रेडियो पाकिस्तान का और उर्दू कमेंट्री का इस खेल को मकबूल बनाने में हाथ था। लाहौर, कराची के अलावा आप पहले साहिवाल से खिलाड़ी आए, अब तो मेरा ख्याल मुल्क का शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो या शायद ही ऐसा कोई कोना हो जहाँ से खिलाड़ी ना आ रहे हो। और उसकी बड़ी वजह रेडियो भी है, क्योंकि अभी भी उन इलाकों में, दूर दराज इलाकों में हमारे रेडियो की कमेंट्री बहुत मकबूल है। और उसका अंदाजा होता है आज इस दौर के जो खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं, मुझे उमर गुल ने बताया था कि उनके यहाँ रेडियो कमेंट्री सुनी जाती थी घर में। और भी जो खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा से जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं वो बताते हैं, जैसे पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी है, कि उन्होंने खुद रेडियो को सुनकर उनको दिलचस्पी पैदा हुई और उनके घर में रेडियो कमेंट्री की वजह से ही दिलचस्पी थी, और जाहिर है कि वो उर्दू कमेंट्री थी। अच्छा, आप बता रहे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आप अपने मुनीर हुसैन साहब का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने मुझे सारी सूरत हाल बताई थी कि किस तरीके से अब्दुल हफीज कारदार ये कहते थे कि नहीं ये उर्दू कमेंट्री ये क्या करेंगे, और ये तो लैंग्वेज क्रिकेट अंग्रेजी की है। सुल्तान महफूज हुसैन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी 90 की आखिर में कि ये जो उर्दू कमेंट्री कर रहे हैं इनको अपने स्टैंडर्ड खुद सेट करने पड़ेंगे। अंग्रेजी में तो जा बजा लोग थे, तो बड़े अच्छे तरीके से सारा कुछ हुआ। मैं समझता हूँ कि जो हमारे इंटरनेशनल से हमारे नेबरिंग मुल्क कर रहा है, बड़ी सिलसिले में उसने काम किया, क्रिकेट को एक्सप्लॉइट किया थ्रू द लैंग्वेजेस। हमने सिर्फ उर्दू तक अपने आप को महदूद रखा हुआ है। अब पंजाबी में कमेंट्री दागबेल डाली थी ये इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में। आप समझते कि दीगर लैंग्वेजेस जो हैं इसको PSL के दौरान या जब फॉरेन टूर्स होते हैं, पाकिस्तान में विजिट होते हैं, तो इसको करना चाहिए। मुझे याद है 99 में जो कुछ इंडिया के जो लोग दूरदर्शन में आए हुए थे वो हिंदी में भी वहां से इंग्लैंड से कमेंट्री कर रहे थे। तो मैं कहा हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल देनी चाहिए। जो है आप जितनी भी ऑडियंस जो है वो आप गेन कर सकते हैं कि अपनी जबान के जरिए, अपने कल्चर के जरिए, वो जरूर उसका मेरा ख्याल है मौका नहीं जाया करना चाहिए। और
हमसाया मुल्क की आपने बात की, वहाँ तो 12-12, 13-13 लैंग्वेजेस में डिफरेंट इलाकाई जो लैंग्वेज है वहाँ पर तो पजीराई मिल गई है। वो क्रिकेट के जरिए उन जबानों का भी ज़ाहिर है हया हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमें जो मकामी जितनी भी बोलियां हैं, ये मेरा ख्याल है कि वो उस तरफ तवज्जो जरूर होनी चाहिए। और अभी भी कुछ हफ्ता पहले यहाँ पर एशिया कप हुआ था, होगा यहाँ वर्ल्ड कप हुआ था कबड्डी का, तो उसमें पंजाबी की कमेंट्री का एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो बड़ा कामयाब रहा, बहुत कामयाब। फिर आप खुद जो हैं, अभी गनी जो रमजान का टूर्नामेंट था उसमें आप पंजाबी कमेंट्री पैनल का हिस्सा थे, आप खुद ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा उसको पजीराई मिली है। और जो पहला लफ्ज पंजाबी का जो बाकायदा जियो सुपर से ऑनर गया, मैं था, फिर मेरे बाद फिर तारिक सलमान भट्ट साहब ने इसमें किया, सलमान भट्ट ने तारीख खत्म कर दी। हाँ, मैं कहूँगा इसमें तारिक सलमान भट्ट को भी बड़ी, वो बड़ा इस पे जोर देते रहे और वो कामयाब रहा मेरे ख्याल में, आप इसको समझते हैं। तारिक, अब आखिर में जो सवाल है मैं इख्तिसार से चाहूंगा कि उसके जवाब आप दें। रेडियो पाकिस्तान की क्रिकेट कमेंट्री में जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज सेकंड टू नन, लेकिन वो ऐसा मानो 6.2 हो या अपना कराची 107 हो, उन्होंने भी बड़ी बेजगी से इस खेल की खिदमत की है, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। रेडियो पाकिस्तान के साथ क्यों ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, जो हमारे दोस्त हैं, हमें उनसे बड़ा लगाव है, ये क्यों सतीली माँ का सलूक करते हैं, कभी ज्यादा पैसे मांग लेते हैं, कभी कहते हैं ये कमरे के पैसे दे दें। मैं समझ से कासिर हूँ, मैंने सभी बदी साहब से भी गुजारिश की थी और आप इस सिलसिले में जरूर मेरे ख्याल में अपना किरदार अदा करेंगे। रेडियो पाकिस्तान शुड नेवर बी मिस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट और टेस्ट सीरीज और इवन द फर्स्ट क्लास मैच। क्या कहेंगे आप? और जो अभी 1-2 साल पहले तो ये सिलसिला जो है काफी हद तक बहाल होता हुआ नजर आया भी था। और हमको रेडियो पाकिस्तान से थोड़ा लेटर लेकर तो नहीं गए, लेकिन हमारी एक आवाज है और हमें कोई खुद से तो इतना कोई नहीं है कि हमने खुद कमेंट्री करनी है, लेकिन एक अदारे के साथ हमारी एफिलिएशन है, तो हमें जरूर चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि एक क्वेश्चन देना चाहिए। रेडियो पाकिस्तान ने बड़ी खिदमत की है एक जमाने में और क्रिकेट को पॉपुलर करने में, उर्दू कमेंट्री का जिक्र करने, तो उसकी दाग मेल तो फिर रेडियो पाकिस्तान ने डाली। तो ये सारी ऐसी बातें मेरे ख्याल में इस पर मजीद बातें होती रहनी चाहिए। अब वो वक्त मेरे ख्याल में हो गया है जो कि इसमें मैं अब गुफ्तगू ना चाहते हुए खत्म करना। तारिक सईद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने जो ख्यालात हैं वो हमारे मुअज़्ज़ज़ सामईन तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया। ये थे तारिक सईद। सामीन इकराम, स्पोर्ट्स मैगजीन लाहौर रेडियो का एक पुराना प्रोग्राम है, इसके सुनने वाले भी काफी अरसे से प्रोग्राम सुनते चले आ रहे हैं। इनमें एक हमारे सरपरस्त फहीम अनवर साहब हैं जो कि लाहौर एयरपोर्ट पर एक अहम ओहदे पर फाइज हैं। उन्होंने मेरा कहीं से नंबर हासिल किया और टेलीफोन किया और प्रोग्राम के हवाले से पसंदीदगी का इजहार किया। प्रोग्राम के तवज्जुह से भी फहीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से बेतहाशा नए सुनने वाले जो हैं उनके भी बराह रास्त और बिलवासा तौर पर हमें प्रोग्राम की पसंदीदगी के हवाले से पैगामात मौसूल होते रहते हैं। अक्सरियत की राय यह है कि प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करने वाले एक से बढ़कर एक हैं। आप लोगों ने मेरी भी हौसला अफजाई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फखर, जबकि मुंसम आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।